हाँ जी, की हाल ਤੁਹਾਡਾ सब चंगा सी। तो मैं नियोन आप सबका स्वागत करता हूँ कनेक्ट सिविल्स के प्रोजेक्ट कलन के रूल नंबर 2 में, जहाँ पे हम RS मेंस की आंसर राइटिंग सीख रहे हैं। और रूल नंबर 2 में हम क्या सीखेंगे, हाउ टू ड्रॉ डायग्राम इन द एग्जाम में चित्रकारी कैसे करें। एक्चुअली चित्रकारी नहीं करनी, डायग्राम और पेंटिंग और इन सब में डिफरेंस में समझाऊंगा। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डायग्राम क्यों बनाना है, हमें क्या फ़ायदा होता है, रियल डायग्राम बोलते किसको हैं, स्टैंडर्ड डायग्राम्स कौन से होते हैं जो हम फटाफट से क्वेश्चन देख के क्विकली थिंक कर सकते हैं ऑन स्पॉट, टॉपिक स्पेसिफिक डायग्राम्स कौन से होते हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आगे हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। टोटल 15 रूल है कलम में, आज दूसरा रूल चल रहा है। यदि आप यूट्यूब से डायरेक्ट आए हो तो इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे करेक्ट सिविल्स RS नाम से। सीधे काम की बात करते हैं, भाई डायग्राम क्यों जरूरी है यार। हमारी सिविलाइजेशन को देखो ना, हमारे एंशियंट पास्ट को देखो ना। लैंग्वेज तो बाद में आई है, इंडिया की हम बात करें तो जो एंशियंट, जो सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है वो या तो संस्कृत या तमिल मानी जाती है, जिसका ओरिजिन लगभग 9000-10,000 साल पहले हुआ था। लेकिन उससे पहले भीमबेटका की जो केव्स थी, या फिर जो सबसे पुरानी जो रॉक शेल्टर्स माने जाते हैं अंबा देवी के, जो कि ये सतपुड़ा रेंज में MP महाराष्ट्र वाले में, ठीक है, ये 25,000 साल पुरानी पेंटिंग्स है। तो डायग्राम्स पेंटिंग्स के द्वारा कम्युनिकेशन तो हमारे जीन्स में है, लैंग्वेज तो बाद में आई है। तो कम्युनिकेशन का एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मीन होता है डायग्राम। आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाते हो। एक आपने कोट पढ़ा भी होगा ना, ए पिक्चर इज वर्थ 1,000 ऑफ वर्ड्स। एक जो पिक्चर होती है, एक जो इमेज होती है, वो 1000 शब्दों से भी ज़्यादा हो सकती है यदि आप उसको अच्छे से कन्वे करते हो तो, ठीक है। एग्जाम में क्या फ़ायदा होगा, ए पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। एग्जाम में क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, आप बहुत सारे कंसेप्ट्स को पैराग्राफ या सेंटेंस में नहीं समझा सकते, उनको आप डायग्राम की मदद से 1 सेकेंड में समझा दोगे एग्जामिनर को, ठीक है। स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, भीड़ है भाई, सब सेम नोट्स पढ़ रहे हैं, सबके पास नॉलेज है, लेकिन आप उस नॉलेज को किस तरीके से कैटर कर रहे हो, कैसे परोस रहे हो उस थाली को, वो भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। और आपका टाइम भी बचाता है डायग्राम, क्योंकि आप किसी चीज़ को बड़े से सेंटेंस में लिखो और फटाफट उसी को आप 5 सेकंड में डायग्राम में कन्वर्ट करके प्रेजेंट कर देते हो, तो आपका टाइम भी बचाता है। कभी कभी डायग्राम टाइम भी खराब कर सकता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो हमें नहीं करना है, ठीक है। सॉरी, मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ, आज खांसी वगैरह खूब आएगी। मैंने डॉक्टर से चेकअप वगैरह सब करवा लिए, सब नॉर्मल है, लेकिन अब खांसी तो जाते से ही जाएगी, वायरल है, ठीक है। एक और चीज, आपकी जो जॉब है ना, आप किसकी तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो। चाहे आप RS ऑफिसर बनो, चाहे IAS ऑफिसर बनो, आप जिस भी डिपार्टमेंट में पोस्टेड होंगे, जब आप नीति निर्माण में जाओगे, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग इन पॉलिसी मेकिंग, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स आएंगे जिनमें बहुत सारे डायग्राम्स होंगे, एंड यू कैन बेटर असेस देम इफ यू आर ट्रेंड इनफ। तो जैसे अभी आप मान लो शिक्षा विभाग में पोस्टेड हो, तो गुड टच बैड टच का बहुत चल रहा है, तो आप वहां पे आइडियाज कब दे पाओगे, जब आपको डायग्राम्स की समझ हो अच्छे से, ठीक है। सांख्यिकी निदेशालय में आप मान लो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट हो राजस्थान में, इकोनॉमिक सर्वे में आपने कूल से ग्राफ देखे होंगे बहुत सारे, वो सब ऑफिसर्स के थ्रू ही निकलते हैं, ठीक है। तो आपकी जॉब की भी आगे डिमांड है कि आप किस तरीके, क्योंकि आपको क्या करना है नीति निर्माण में, मासेस को कम्युनिकेट करना है, लोगों को अपील करनी है, जो कॉमन लोग। और मैं क्या बोलता हूं हमेशा, नोट्स ऐसे बनाओ कि आपके रूममेट को भी समझ में ना आए, मतलब उसमें कभी ये घुसा दिया, कभी ये लाइन घुसा दी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आपको है कि किस दिन कौन सी लाइन घुसाई थी उस नोट्स में, ठीक है। लेकिन जब आप आंसर लिखो एग्जाम में, तो ऐसे आंसर लिखो कि अनपढ़ को भी समझ में आ जाए। और अनपढ़ को क्या चीजें समझ में आती है ज्यादा, डायग्राम्स। ये मेरी मम्मी अनपढ़ है, उनको भी समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये आदमी, ये बनाया हुआ है एक लड़का, उसका ये माउथ है, ये वो है, ठीक है। तो एग्जामिनर अनपढ़ नहीं है, लेकिन वो उस डायग्राम की मदद से आपको असेस कर पाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप कितना अच्छे कम्युनिकेट कर पा रहे हो उससे, ठीक है, ठीक है। अब ये बकवास तो आप बोल रहे होंगे, ये बकवास छोड़, सीधा एग्जाम पे, ठीक है। एग्जाम में क्या फायदा होगा, मार्क्स इंप्रूव करने। यहाँ आप मुझे क्यों सुन रहे हो, क्योंकि एग्जाम आपको क्लियर करना है। और एग्जाम कैसे क्लियर हुआ, मार्क्स से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये किसी पिछले साल के टॉपर की कॉपी है, कोई है, नाम मुझे नहीं पता। क्वेश्चन था, व्हाट इज जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, सामान्य अनुकूलन संलक्षण क्या है। एक ने पैराग्राफ फॉर्म में लिखा, मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। उन्होंने ये लिखा कि जब व्यक्ति तनाव झेलता है तो शुरू में तो प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि शुरू में तनाव झेल सकता है, लेकिन जब तनाव लंबे समय तक चलता है तो फिर वो अनुकूलन संलक्षण का शिकार हो जाता है। उसमें फिर उसको झेलने की क्षमता खत्म हो जाती है, शारीरिक मानसिक भावनात्मक तरीके से टूट जाता है। कब तक सहन करेगा यार, ये बात थी, ये लिख दी, इनको 1 नंबर मिला।
दूसरे भाई ने क्या लिखा, ये तनाव के संदर्भ में एक सिद्धांत है जो बताता है कि प्रारंभ में व्यक्ति तनाव के प्रति दबाव, बाद में प्रतिरोध, लेकिन धीरे धीरे प्रतिरोध की सीमा कमी आ जाती है। ठीक है, सेम चीज लिखी हुई है लेकिन इन्होंने डायग्राम से समझा दिया। देखो ऊपर क्या लिखा प्रतिरोध, नीचे क्या लिखा तनाव अवधि, मतलब इन्होंने ग्राफ बनाया, इधर लिखा प्रतिरोध, ठीक है, इधर लिखा तनाव अवधि, और ये बोल रहे हैं कि शुरू में तो प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है लेकिन जैसे तनाव अवधि बढ़ती जाती है प्रतिरोध कम होता है, कांस्टेंट होता है, फिर बिल्कुल कम हो जाता है। बस ये डायग्राम की मदद से समझा दिया। इनको कितने मार्क्स मिले 1.75। एक सॉरी एक्सक्यूज मी, एक 2 मार्कर के क्वेश्चन में आपको 0.75 का डिफरेंस देखने को मिल गया। छोड़ो यार, मैं तो ये बोल रहा हूँ 2 मार्कर भी छोड़ो, ठीक है। टोटल 48 क्वेश्चंस आते हैं जिनमें 2 मार्कर भी होते हैं, 5 मार्कर भी होते हैं, 10 मार्कर भी होते हैं पेपर 1 में, ठीक है। पेपर 3 में भी 48 ही आते हैं, पेपर 2 में 39 आते हैं, क्योंकि इसमें छोटा सब्जेक्ट नहीं है कोई भी, बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं ना, एथिक्स, साइंस एंड टेक एंड ज्योग्राफी, इनमें छोटे छोटे सब्जेक्ट है तो इनके 2 मार्कर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इन 48 क्वेश्चन में मैं ये नहीं बोल रहा कि हर में डायग्राम बना पाओगे या बनाना है, नहीं, कोई बात नहीं। डायग्राम 20 क्वेश्चन में भी आप बना रहे हो और आपको 0.5, मैं तो 0.75 भी नहीं बोल रहा, और ये तो 2 मार्कर क्वेश्चन में था, 5 और 10 मार्कर में और भी ज्यादा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, और खींच के चलते हैं हम तो 0.5 का भी आपको इंप्रूवमेंट होता है तो 10 मार्क्स एक पेपर में आ गए, दूसरे पेपर में 7.5 मार्क्स और तीसरे पेपर में 10 मार्क्स, मतलब लगभग 25 मार्क्स कम से कम बोल रहा हूं। ये तो 25 मार्क्स का सीधा सीधा बेनिफिट है यार। 25 मार्क्स इतने होते हैं ना मेंस में, आप जब एग्जाम देके बाहर निकलोगे, जब रिजल्ट आएगा तब आपको फील होगा कि यार 25 मार्क्स किसे बोलते हैं। ये रैंक आपको लिस्ट से बाहर और लिस्ट से अंदर ये करने में पूरा उथल पुथल मचा सकता है। ये हर्ष सर रैंक 95 पे पिछले प्लेटफॉर्म पे अपने साथ थे ही सही, अभी भी जुड़े हुए मेरे से। तो इनके ये बोलते थे ना कि मैं तो भाई 48 में से लगभग 45 में डायग्राम बना के आया था, मैं तो खेल ही डायग्राम पे आया था। अति नहीं करनी है, लेकिन अब मैं बताऊंगा कैसे कैसे कौन से क्वेश्चन में बन सकते हैं, कौन से में नहीं बन सकते, किस तरीके के डायग्राम्स को अवॉइड करना है, ठीक है। व्हाट इज रियल डायग्राम, क्या ये डायग्राम से नहीं, ये डायग्राम नहीं है, ये प्रेजेंटेशन का तरीका है बस। मतलब 8 फोल्ड पाथ है, इसको ऐसे कर लो या ऐसे प्रेजेंट कर लो, 1 2 3 4 या कुछ भी बना दो, ऐसे ऐसे बना दो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये कोई डायग्राम नहीं है, दीज आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू इनटू योर आंसर, ये तो बस एक प्रेजेंटेशन का तरीका है। 8 फोल्ड पाथ को, जैसे बुद्धा के 8 फोल्ड पाथ होते हैं, ठीक है, राइट लाइवलीहुड जैसे, ठीक है, जैसे राइट लाइवलीहुड, एक मिनट पेन नहीं चल रहा, ठीक है। दूसरा राइट स्पीच हो गया, मान लो राइट स्पीच, इस तरीके से 8। अब इनको मैं ऐसे लिख दूं या फिर मैं ऐसे पॉइंट फॉर्म में लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो क्या इस पर्टिकुलर डायग्राम की वैल्यू है? नहीं है, ये तो बस प्रेजेंटेशन का तरीका था। तो ये कर सकते हैं, लोग करते हैं, लेकिन मुझे तो कुछ खास लगता नहीं इन चीजों में, ठीक है, क्योंकि स्पेस भी खराब हो जाता है। जैसे अब ये और ये पूरा स्पेस खराब हो गया, और आरएस में वैसे स्पेस की कमी रहती है, तो रियल सॉरी, तो फिर भाई साहब रियल डायग्राम क्या है? क्या ये डायग्राम बना क्या नहीं, ये गलती मत कर देना। आपकी कितनी भी अच्छी ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, ये एग्जाम ड्राइंग का ड्राइंग कंपटीशन नहीं हो रहा है एग्जाम, ठीक है। इसमें आप टाइम खराब करोगे इतना बना के, नहीं बनाना है। बनी ठनी पे क्वेश्चन आ गया, मान लो कि बनी ठनी के बारे में बताओ, बनी ठनी नहीं बनानी है। हाँ, आप इतना कर सकते हो कि आपने राजस्थान का मैप बनाया, ठीक है, जो भी है, और आपने दिखा दिया कि किशनगढ़, ये डायग्राम है, इसकी बात मैं कर रहा हूं। स्कीमेटिक डायग्राम अपने को बनाने हैं, ठीक है। किशनगढ़ आपने दर्शा दिया कि बनी ठनी किशनगढ़ की शैली है, किशनगढ़ शैली की एक पेंटिंग है, ठीक है, जो कि मारवाड़ स्टाइल की एक सब शैली है, मारवाड़, ठीक है। ये डायग्राम बनाने अपने को, पेंटिंग नहीं बनानी। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम आप बना सकते हो, दिस इज कॉल्ड स्कीमेटिक डायग्राम, कि आपने क्योंकि अपने सिलेबस में एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, तो किडनी आपने बना दी, उसके अंदर जो भी कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है, रिनल आर्टरी, रिनल वेन और नेफ्रॉन यूरेटर, जो भी है ये आपने बना के आगे, ये स्कीमेटिक डायग्राम ये बना सकते हो आप, ठीक है। तो आपको ये सब नहीं करने हैं और ये करना है। अब आगे चलते हैं फटाफट से। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन था, ब्रीफली डिस्क्राइब द अर्जुनास पेनेंस स्कल्पचर, अर्जुन की तपस्या प्रतिमा का संक्षिप्त विवरण दीजिए। 2018 का GS 1 का क्वेश्चन है, शायद सेकंड नंबर का एक क्वेश्चन था, यहाँ दूसरा ही क्वेश्चन था। अब एक्चुअली में अर्जुनास पेनेंस जो स्कल्पचर था वो ऐसा था। अब मेरे नोट्स में मैंने देखा, मैंने इसके चित्र बना रखा है, हालांकि उस टाइम में आरएस की प्रिपरेशन कर भी नहीं रहा था, यूपीएससी ही कर रहा था, लेकिन क्योंकि ये फाइन आर्ट्स में पूरा चित्र दिया हुआ है एनसीईआरटी में सीधा सीधा, तो उसके नोट्स बनाए थे मैंने। तो मैंने कुछ ऐसा डायग्राम बना रखा है अपने नोट्स में कि ये हाथी, ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ प्रतिमाएं हैं और बीच में सांप है, ये बना के आ सकते हो आप, ठीक है। या कोई बात नहीं है, नहीं बनाओ तो आपको इतना भी पता नहीं कि जो अर्जुनास पेनेंस है वो ममल्लपुरम में, तो आप ममल्लपुरम की लोकेशन बता के आ जाओ, ताकि एग्जामिनर को कन्वे हो जाए कि कम से कम इनको लोकेशन तो पता है, और ये बना के आ जाओ तो बेस्ट है कि उनको पता है कि आपको एग्जैक्टली पता है कि अर्जुनास पेनेंस क्या है, ठीक है। जैसे मुक्ता मैम ने ये ट्राई किया था,
ये मुक्ता मैम की कॉपी है। मैम को अर्जुनाज पेनस अर्जुन की तपस्या पता ही नहीं था, तो उन्होंने ब्लफ मारा है कि अर्जुनाज तपस्या उनको दी जाती है जो खेल अर्जुन अवार्ड मिलता है, और ये सब ये बिल्कुल गलत था। ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन था, मैम को थोड़ा सा ठीक है जो भी है, और उस एग्जाम में शायद कभी कभी दिमाग काम नहीं करता, इन्होंने ये अर्जुन का ये बना भी दिया। ठीक है, पहली बात 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ब्लफ नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि पहली बात तो ये शुरू में आते हैं, और आप ब्लफ इतना मतलब थोड़ा बहुत पता हो तो चलो ठीक है, लेकिन बिल्कुल ही ब्लफ कर रहे हो तो नेगेटिव जाएगा। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि यार आप कुछ भी लिख रहे हो, तो आगे आपकी कॉपी थोड़ा ढंग से चेक करेगा, मतलब थोड़ा कोशिश होकर चेक करेगा, मार्क्स छूटेंगे नहीं जल्दी से। तो बिल्कुल नहीं पता तो छोड़ दो 2 मार्कर को, थोड़ा बहुत पता हो तो लिख दो, लेकिन हाँ 5 और 10 मार्कर को नहीं छोड़ना है, उसमें आप ब्लफ कर सकते हो, उसमें करते हैं, उसमें थोड़ा जर्नलिस्टिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ ना कुछ तो लिखने को होता ही है उसमें, ठीक है, समझ रहे हो। तो अब मैम ने बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि मैम को पता है कि डायग्राम की इंपॉर्टेंस होती है आरएस मेंस में, ठीक है। हाँ, हम इनकी गलती को सुधार के हम सही वाला डायग्राम बना के आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अब स्टैंडर्ड डायग्राम्स में बताता हूं, इन डायग्राम्स को रट लेना, याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन देखोगे ना तो चमकेगा नहीं कौन सा डायग्राम बना है, लेकिन ये डायग्राम दिमाग में रहेगा तो अपने आप ही डायग्राम निकल के आएगा, गारंटी के साथ बोल सकता हूं, कोई ना कोई डायग्राम भिड़ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डायग्राम कौन कौन से? हायरार्की होती है, कोई भी हायरार्की का क्वेश्चन है, जैसे क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब आलोचना में ये भी होता है कि जिला कलेक्टर के पास में पूरी पावर्स नहीं होती, वो डीसी जो डिविजनल कमिश्नर होता है, संभागीय आयुक्त होता है, उसका इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। और कभी कभी वो अपने काम को डेलीगेट नहीं कर पाता, सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाता है। मतलब आप क्या है, हायरार्की को बता रहे हो, ऊपर से प्रॉब्लम नीचे से प्रॉब्लम, तो आपने क्या किया, ये हायरार्की बना के आगे कि ये हायरार्की है साहब। अब देखो, अब इस खुद का वैल्यू है इस डायग्राम का, मतलब ये जो ट्राइंगल का खुद का वैल्यू है हायरार्की है, मतलब नीचे वाला सबसे नीचे पोस्ट है, ऊपर वाला सबसे ऊपर पोस्ट है, ये खुद डायग्राम की वैल्यू है, ये प्रेजेंटेशन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, वो खुद की वैल्यू है उस डायग्राम की। आगे चलते हैं, ऐसे भी हायरार्की बना सकते हो कि फॉर एग्जांपल नीति आयोग में एक तो होता है चेयरमैन जो कि होता है पीएम, उसके अंदर फिर कौन कौन होते हैं, वाइस चेयरमैन होता है, फिर एक सीईओ होता है, इस तरीके से आप बना सकते हो, ये भी इसकी भी वैल्यू है। बायोमास पिरामिड, वही पिरामिड वाली बात हो गई, इन्वर्टेड पिरामिड और ये सीधा वाला अपराइट पिरामिड, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल बायोमास है वो घटता है और इसमें ये जो एक्वाटिक इकोसिस्टम में बढ़ता है, तो ये तो चलो ठीक है, ज्योग्राफी का पार्ट है, आप ज्योग्राफी में पढ़ लोगे अच्छे से, लेकिन हायरार्की इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड डायग्राम। कोई भी क्वेश्चन पढ़ो तो सॉरी, पानी पी लेता हूं, कोई भी क्वेश्चन पढ़ो तो दिमाग में ये सोचो कि यार इसमें हायरार्की बैठ रही है क्या, नहीं बैठ रही तो आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि एच मैस्लो की हायरार्की, मतलब सबसे नीचे और सबसे ऊपर। सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब रोटी कपड़ा मकान, आदमी को कम से कम अपने शरीर की तो सबसे पहले देखता है। आदमी भूखा रहता है ना तो आदमी को कुछ नहीं चाहिए होता है, कोई प्यार नहीं चाहिए होता है, कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती। भूखा आदमी ना रात को गलियों में डोलता रहता है, उसको नहीं डर है चोर वोर का, है ना, यदि उसको नींद नहीं आ रही है तो। फिर जैसे ही पेट भर गया, जैसे ही उसके पास खाना है, जो छत है, सर पे कपड़े हैं, उसके बाद में सेफ्टी की दिक्कत आती है, फिर वो नहीं डोलता इधर उधर। उसके बाद में उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए होता है, सेफ्टी मतलब सारा सब कुछ, एक सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, हेल्थ, प्रॉपर्टी, और ये सब तब आती है। जैसे ही ये सब चीजें आती है उसके पास, फिर उसको दोस्त चाहिए होते हैं। जैसे मान लो पैसा कमा लिया ठीक ठाक, एम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी सब कुछ हो गई, तो दोस्त चाहिए भाई, स्पेंड करने के लिए दोस्त चाहिए, टाइम बिताने के लिए दोस्त चाहिए, प्यार करने के लिए कोई चाहिए, पार्टनर चाहिए, ठीक है। जैसे ही वो हो गया, अब उनको उन लोगों से उनको इज्जत भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों में लड़ाई भी होती है, प्यार में ब्रेकअप भी होता है, फैमिली में लफड़े होते हैं, तो एस्टीम चाहिए। अब आती है उसको स्टेटस, रिकॉग्निशन, उसी समाज से, उसी रेस्पेक्ट चाहिए। अब जब रेस्पेक्ट सब मिल गई, सब कुछ देख लिया, दुनिया देख लिया, फिर उसको निर्वाणा वाली सिचुएशन आ जाती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सब मोह माया वाली सिचुएशन, ना काहू से बेर, ना काहू से दोस्ती, ठीक है। डिजायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये देखो, ये डायग्राम क्या बता रहा है कि यहां से जब हम ऊपर जा रहे हैं तो अपनी नीड्स इस तरीके से बढ़ती है, तो इस डायग्राम का खुद का वैल्यू है, समझ रहे हो आप। आगे चलते हैं, वेन डायग्राम। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ो, आपने जैसे हायरार्की नहीं बन सकती, क्या वेन डायग्राम बन सकता है क्या? वेन डायग्राम जैसे ये जब को 2 वैल्यूज के बारे में बात करें तो ये, 3 वैल्यूज के बारे में बात करें तो ये। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, एग्जामिन द सेलिएंट फीचर ऑफ राज सिंह स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर, मंदिर वास्तुकला में राज सिंह शैली की विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। ये 2021 का क्वेश्चन है, मेरा बिल्कुल गलत हुआ ये, क्यों? क्योंकि राज सिंह स्टाइल में गधा हूं, राज सिंह स्टाइल मैंने सोच लिया कि राजस्थान वाला होगा कोई, तो मैंने नगरा श्रेणी का जो टेंपल आर्किटेक्चर वो एक्सप्लेन करके आ गया। मुझे थोड़ा सा भी हिंट होता है कि ये साउथ की बात कर रहा है तो मैं द्रविड़न शैली पूरी एक्सप्लेन करके आ जाता और अच्छे मार्क्स भी आ जाते, ठीक है। लेकिन पता नहीं कैसे
मिस हो गया यूपीएससी की प्रिपरेशन करते टाइम, ये राज सिंह नाम मिस हो गया। पल्लवा शैली मुझे पता है, ये राज सिंह पल्लवा शैली को ही बोलते हैं, लेकिन अब ठीक है, जो हो गया हो गया। हाँ, अब जैसे इसमें मुझे वेन डायग्राम बनाना है, तो अब जैसे पल्लवा शैली क्या होती थी, उसमें सैंडस्टोन का भी यूज होता था और ग्रेनाइट का भी यूज होता था, ग्रेनाइट का भी यूज होता था। तो मैं क्या बना के आ जाऊंगा फटाफट से, एक छोटा सा कोने में छोटा सा, ये यहाँ पे राज सिंह स्टाइल, यहाँ पे ग्रेनाइट और सैंडस्टोन। एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपको ये पता है। और भी बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ठीक है, और तीन तीन वैल्यूज का बात करें तो अपन ये वाला डायग्राम बना लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया, जैसे क्वेश्चन है ईच अदर सक्सेस टीचेज ए लेसन फॉर बेटर गवर्नेंस, एनालाइज दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। एक दूसरे की सफलता बेहतर प्रशासन के लिए सीख देती है। अब सबसे पहले 10 नंबर का क्वेश्चन था, सबसे पहले अपने बेटर गवर्नेंस डिफाइन करनी है। तो आपने एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखने की बजाय फटाफट से एक कोने में डायग्राम बना दिया कि बेटर गवर्नेंस में किसको बोलूंगा, वो गवर्नेंस जिसमें ये तीनों का कॉम्बिनेशन हो, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी का, इफिशियंसी एंड इक्विटी का, और पार्टिसिपेटरी एंड रूल ऑफ लॉ। मतलब जिम्मेदारी, जवाबदेही होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी को क्या बोलेंगे यार, थोड़ी सी हिंदी कमजोर है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम नॉट एट ऑल प्राउड ऑफ दिस। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, ठीक है। तो अकाउंट, जवाबदेही हो गया, पारदर्शिता हो गया, रूल ऑफ लॉ को मतलब जो कानून है उसको फॉलो करना चाहिए, पार्टिसिपेटरी जन भागीदारी होनी चाहिए, इफिशियंसी, इफिशियंसी को क्या बोलेंगे, दक्षता, दक्षता होनी चाहिए, और इक्विटी समानता होनी चाहिए। जब ऐसी गवर्नेंस होगी उसको हम बेटर गवर्नेंस बोलेंगे। कितना इफेक्टिव आपने एक बड़ी सी चीज को एक छोटी सी उसमें डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ये बस इस डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? सॉरी, थैंक यू यार मेरी ये खांसी को झेलने के लिए। ये क्वेश्चन है, डिफाइन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एनुअल टर्नओवर इन इंडिया। भारत में निवेश और वार्षिक बिक्री के आधार पर, मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, ये शायद पिछली बार आया था तो ये 2 नंबर का ही था, लेकिन मान लो 5 का आ जाता है, ठीक है। आपने फटाफट से टेबल बना के ये डिफाइन तो कर दिया, माइक्रो स्मॉल मीडियम। ये मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी में पढ़ा दिया है जब मैं प्रीलिम्स की क्लास ले रहा था गौरव भाई के चैनल पे, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी वैल्यूएडिशन करके आनी है। आपको पता है कि टोटल का लगभग 33% जितनी भी इंडिया का जीडीपी है उसका 33% कंट्रीब्यूट करता है एमएसएमई। बस ये आपने पाई चार्ट बना के आगे, जहां भी डेटा आपको 100% में दिखाना है तो आप पाई चार्ट बना के आओ, ठीक है। बहुत सारे डेटा आपको ऐसा पता है। फॉर एग्जांपल आपको पता है यार, ये इकोनॉमिक सर्वे में खूब आता है। जब हम इकोनॉमिक सर्वे में प्री के लिए पढ़ते तो मेंस में क्यों नहीं यूज करें उसको। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आ गया, राजस्थान एग्रीकल्चर, आप बना के आओ ना कि 28% जो एसजीडीपी है, जो स्टेट जीडीपी है 28% राजस्थान की, वो एग्रीकल्चर का है यार एग्जाम। और इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर को पाई चार्ट, ग्राफ्स ये बहुत पसंद होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। आपने इकोनॉमिक सर्वे में देखा होगा, और भी हजारों मैं बता सकता हूं। मान लो रिन्यूएबल एनर्जी पे आ गया कि राजस्थान का 60% जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आता है ना, गैर परंपरागत रिसोर्सेज से आता है। इंडिया का लगभग 58% या 60 वो नॉन रिन्यूएबल से आता है, फोसिल वगैरह से, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीजें आपको बना के आनी है, आपके नोट्स में होनी चाहिए और वहां पे एग्जाम में जानी चाहिए। तो ये हो गया अपने कौन कौन से हायरार्की देख लिया, अपने वेन डायग्राम देख लिया, अपने पाई चार्ट देख लिया। आगे चलते हैं साहब, ये ग्राफ्स हो गए। इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स का बहुत रोल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ, कोई भी चीज का रिलेशन हमें बताना है कि ये चीज बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उल्टा बताना है कि ये चीज बढ़ रही है, ये चीज घट रही है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये बार ग्राफ बोलते हैं इसको, ये ट्रेंड दिखाने के लिए होता है। अब मैं एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल पिछली बार जब मैंने बूस्टर लिया था तो मेरे एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से बताया। क्वेश्चन ये था, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में क्वेश्चन था, तो 2 डायग्राम उन्होंने बनाया। एक तो बनाया पाई चार्ट, उन्होंने कहा कि एक स्टडी हुई है, एक रिसर्च हुई है जिसमें जितने भी सक्सेसफुल लीडर है उनमें उनकी सक्सेस में सिर्फ 20% आईक्यू का रोल होता है, बाकी 80% जो रोल होता है ना वो ईक्यू का होता है। बना दिया ना उन्होंने बहुत अच्छे से क्या पाई चार्ट। और उन्होंने ग्राफ भी बनाया कि जैसे जैसे तनाव और ईआई में जैसे जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ता है तनाव कम होता है। ये देखो इधर जा रहे हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है ना, ठीक है, तनाव कम होता जा रहा है। और एक तरीके से ये भी बता दिया उन्होंने, कैसे भी बना सकते हैं कि जैसे जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ता है तो सक्सेस भी बढ़ती है। दोनों प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है कि अब आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आप मैथ्स के हो, आप बायो के हो, डजेंट मैटर यार। छोटा सा कंसेप्ट है कि जब 2 चीजों में पॉजिटिव रिलेशनशिप हो, मतलब ये बढ़ रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस होगी तो सक्सेस बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो सीधा सीधा बना दिया। जब इमोशनल इंटेलिजेंस और तनाव में उल्टा होगा
कि मान लो इमोशनल इंटेलिजेंस कम है तो तनाव ज़्यादा होगा, तो ये बना दिया आपने, बस हो गया खत्म। तो ये इस तरीके के ग्राफ भी अपने को सोचते हैं। अब एग्जाम में कैसे याद आएंगे, आपको ये रट लेने 7-8 डायग्राम, और एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पढ़ो आप एक बार फटाफट से 5 सेकंड में सारे अपने दिमाग में घुमा लो कि यार इसमें हायरार्की बना सकता हूँ क्या, नहीं यार नहीं बना सकता, और इसमें तो मैं पाई चार्ट बना सकता हूँ, और इसमें तो मैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बना सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम जैसे ये मैंने अपने नोट्स में रखा हुआ है कि एल नीनो पे मान लो क्वेश्चन आ गया, तो 2014-15 में एल नीनो साल था, तो एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट है वो घट के नेगेटिव हो गई थी, -0.2% हो गई थी। ये दिखाने के लिए कि एल नीनो से क्या होता है, मानसून खराब हो जाता है, अकाल सूखा पड़ता है, और अकाल सूखा पड़ेगा तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन से उस पर पड़ता है, सेक्टर पे, एग्रीकल्चर पे पड़ता है। तो ये मैंने ग्राफ बना रखा था, यहाँ से ऊपर गया बस। अब एग्जाम में ये 0.5-0.63 याद भी नहीं है तो भी आप बस इतना बना दो, उसको एग्जामिनर को बस इतना, यार इकोनॉमिक्स प्रोफेसर को सब पता होता है कि कब एल नीनो क्या था, 0% ये हो गया, आप बस इतना बना दो कि ये ऊपर गया था, ये नेगेटिव में चला गया था और फिर ऐसे ऊपर चला गया, बस यहाँ पे दिखा दो कि ये -0.2% था एल नीनो ईयर, यहाँ पे 2014-15 एल नीनो ईयर, बस हो गया काम। आपके न एक नंबर ज्यादा दे दे तो इसमें से गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छा ग्राफ है ये। अब फिर जो 5 और टाइप का डायग्राम आता है, मैप्स तो बहुत लोग बना के आते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको बनाना है। अब कल जिन्होंने कलम ज्वाइन कर रखा है, एक होमवर्क तो आपका ये है, आज रात को यदि आप देख रहे हो तो या कल देख रहे हो तो आपको कम से कम 10 बार हर एक बनाना है। आपको यूट्यूब से मदद चाहिए, यूट्यूब से मदद लेना, जैसे स्टडी IAS विद धर्मेंद्र जाखड़ सर है, ये पढ़ाते हैं हिंदी मीडियम को UPSC का। इन्होंने बहुत अच्छे से एक छोटा सा वीडियो, हाउ टू ड्रॉ वर्ड मैप इजीली, इन्होंने कितने सेकंड का, 36 सेकंड का वीडियो है, इन्होंने वर्ड मैप बनाना सिखा रखा है। ऐसे ही आपको बाकी भी यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे। प्लीज प्लीज प्लीज, ज़्यादा बहुत गंदा डायग्राम बना के आओगे ना तो एक इंप्रेशन खराब जाता है कि यार इसको राजस्थान का मैप नहीं बनाना था, थोड़ा अच्छा मैप बनाना आना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया का मैप मैं ऐसे कुछ ऐसे बनाता हूँ, यहाँ पे तो मेरे बन पाएगा नहीं बन पाएगा पता नहीं। ठीक है, ये थोड़ा मतलब टेढ़ा बनाया मैंने। ठीक है, तो आपको 5 सेकंड में 10 सेकंड में डायग्राम बना, ये मैप बनाने आनी चाहिए। तो भर भर के प्रैक्टिस करोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैप तो सॉरी क्या यार, 18 साल की उम्र में बूढ़ापा आ गया, भगवान बचाए। मैप तो आप किसी क्वेश्चन में डायग्राम नहीं सोच पा रही तो मैप तो सोच ही सकते हो यार, सिंपल सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल मुक्ता मैम ने एक और ब्लफ मारा था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना से क्या समझते हैं आप, पूरा सागरमाला एक्सप्लेन कर दिया मैम ने। ठीक है, हो जाता है या तो शायद सही से पढ़ा नहीं होगा या फिर सागरमाला पता नहीं होगा, भारतमाला पता नहीं होगा तो सागरमाला, हालांकि उनको 1 मार्क्स मिल गया 5 में से, तो ये तो बहुत अच्छे मार्क्स है, फ्री के मार्क्स हैं। तो मैम ने क्या किया यहाँ पे, ये भारतमाला बना के, हालांकि भारतमाला ऊपर होती है तो सागरमाला का है, ठीक है जो भी है, लेकिन उन्होंने डायग्राम बनाने की कोशिश की, उनको 1 नंबर फ्री का मिल गया। और क्या चाहिए यार, गलत लिखने के बाद भी 1 नंबर फ्री का मिल गया। अब जैसे मैप तो कुछ हाउ शिवालिक हिमालय फॉर्म, ठीक है, ऊपर वाला बना दो सिर्फ इंडिया का, सॉरी इधर बनाता हूँ, ये अपना राजस्थान आ गया, ठीक है, ये इंडिया हो गया। तो शिवालिक हिमालय बना दो यहाँ पे, ये शिवालिक रेंज है, ठीक है, बस छोटा सा बना के आना है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा बना के आना है, तो ये हो गया। डिस्क्राइब सर्कम पैसिफिक बेल्ट ऑफ वोल्केनो, ये तो ठीक है, ये तो वर्ड मैप, जैसे आपको वर्ड मैप बनाना आएगा, ये रहा, तो आप सर्कम पैसिफिक बेल्ट बता दो, इधर से ऐसे जाती है, टक 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 टक, और ये टक 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 टक, ये हो गया साहब, ठीक है। तो वर्ड मैप भी मुझे उस टाइम तो बनाना आता था, अब तो 1-1.5 साल हो गए प्रैक्टिस की हुई भी, तो बनाया जा सकता है यार, है ना, 5-10-15 सेकंड में खूब बनाया जा सकता है, बस प्रैक्टिस चाहिए होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि जैसे IR के क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, तो उसमें जैसे क्वाड पूछ लिया तो यार आपको थोड़ा सा वर्ड मैप बना दो ना, थोड़ा सा, तो क्वाड की कंट्रीज बता दो वहाँ पे। डिस्क्राइब द सूर्यवादी सूफी सिलसिला, सूर्यवादी सूफी सिलसिला का वर्णन कीजिए। आप कुछ नहीं आ रहा, बस इतना ही पता है कि यार ये थोड़ा अफगानिस्तान की साइड होता था, तो बस लोकेशन बता दो, लाहौर की साइड होता था, बस हो गया। हाईलाइट द रोल ऑफ अरुण आसफ अली इन द, तो कुछ नहीं पता तो यार यही कर दो, मतलब अरुण आसफ अली के बारे में बताया आपने। और जैसे मुझे आता है कि बॉम्बे में ग्वालियर टांक नाम से एक मैदान था, वहां पे क्विट इंडिया मूवमेंट का जो झंडा था इन्होंने फहराया था अरुण आसफ अली ने, तो बस ये लिख के आ जाओ, अब ये बना के आ जाओ, बॉम्बे एग्जाम में इंप्रेस हो जाएगा कि आपने यू हैव कनेक्टेड हिस्ट्री विथ ज्योग्राफी, ठीक है। आगे चलते साहब, क्रोनोलॉजी के डायग्राम्स होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें क्रोनोलॉजी आपको पता नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द डिस्टिंक्ट फेजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया फ्रॉम 1901 टू 2011।
भारत में सन 1901 से 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि, अब ये मतलब क्रोनोलॉजी पूछी उसने, तो इसका तो देखो ये तो वैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले बताया था। ये एक्स इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हुए अपने अरविंद सुब्रमण्यम सर, इन्होंने आईआईटी दिल्ली में इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेज ली थी समर में, और उस टाइम समर में मैं घर नहीं गया था क्योंकि मेरी इंटर्न लगी हुई थी दिल्ली में ही, तो मैं इनकी क्लासेज में जाके बैठ जाता था। एंड इन्होंने इकोनॉमिक्स इतने शानदार तरीके से पढ़ाई थी, उस टाइम मेरा दिमाग खुला था कि यार इकोनॉमिक्स इतनी ईजी हो सकती है क्या, ये लोग इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं। जितना भी आप कोई बड़ा आदमी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा जो कि सच में रियल फील्ड में, जो कि इकोनॉमिक सर्वे बना रहा था उस टाइम, ठीक है, वो आपको उतने आसान शब्दों में पढ़ाए। तो उस टाइम इन्होंने मुझे ये ग्राफ बताया था पॉपुलेशन इसका, ठीक है, मुझे क्या मतलब क्लास में पढ़ाया था, तो मैंने वहाँ पे नोट्स में अपने नोट्स में यहाँ पे कर दिया था ये नोट्स में। तो 2018 में मैं यदि एग्जाम देता तो मैं ये तो ग्राफ बना गया था। अब जैसे एक कोई टॉपर है, इनको 2.5 नंबर मिले, इन्होंने लिखा हुआ ही है कि 1901 से 1911 के बीच में सतत था क्योंकि डेथ रेट बहुत ज़्यादा होती थी, फिर बढ़ा, फिर एक्सप्लोजन आया, फिर घटने लग गया, ये 4 ट्रेंड थे। लेकिन इसी को यदि ये साथ में ये डायग्राम भी बना देते ना तो इनको 2.5 की जगह 3.5 मार्क्स मिल सकते थे। बस ये 1 मार्क्स आधा मार्क्स का ही गेम हो जाता है भाई साहब, ठीक है, खांस लेता हूं मैं ठीक है। ऐसे ही मेरे नोट्स में एक ये पढ़ा हुआ है, ग्राफ आप कैसे भी यूज कर सकते हो। जैसे एनएसएसओ का सर्वे आया था कि जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ता है वैसे वैसे महिलाओं की वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में क्या अंतर आता है। देखो इस ग्राफ को मैं समझाता हूं आपको, कुछ नहीं, ग्राफ से कभी डरना नहीं है। लोग डरते हैं यार आर्ट्स वाले स्पेशली, नहीं डरना है, बहुत आसान होते हैं ग्राफ्स, ठीक है। ये वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है विमेन की, महिलाओं की, ठीक है, और इधर क्या है, एजुकेशन लेवल है, एजुकेशन लेवल है। अब देखो होता क्या है, जब इधर एजुकेशन ये 0 है, ठीक है, एजुकेशन लेवल बिल्कुल 0 है, यहाँ पे इधर बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। मान लो यहाँ पे 10वीं पास कर ली, यहाँ पे 12वीं पास कर ली, यहाँ पे ग्रेजुएट हो गई, यहाँ पे फिर पीएचडी कर ली, ठीक है। अब होता क्या है, बिल्कुल जब अनपढ़ होती है ना महिला तो उसका वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि यार अनपढ़ महिला यूजली खेतों वगैरह में काम कर लेती है, नरेगा में चली जाती है, ठीक है, गाँव में, ठीक है, हाई होता है। जैसे 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 10th 12th और ग्रेजुएशन जाती है तो मिडिल क्लास की लड़कियां यूजुअली जो 10th 12th ग्रेजुएशन कर लेती है उनकी शादी कर दी जाती है, उनको घर बैठा दिया जाता है अनफॉर्चुनेटली, तो उनकी वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट, और मिडिल क्लास में यूजुअली वो जैसे आप लोअर क्लासेज या फिर मैं बोलूँगा कि जो रिजर्व कैटेगरीज है SC ST उनमें उतना नहीं होता। वहाँ की जो महिलाएं हैं वो बाहर जाती है, काम भी करती है, लेकिन एक झूठा जो हम अहंकार जिसे बोल सकते हैं जो जातियों में, जैसे मैं किसी जाति का तो नाम क्या ही लूँ, लेकिन ठीक है मैं खुद ही उस जाति में से हूँ कि ऐसे प्राइड मानते हैं कि भाई हम तो महिलाओं को काम नहीं कराने देते। अरे भाई इसमें प्राइड की क्या बात है, ठीक है। तो जैसे जैसे एजुकेशन लेवल थोड़ा बढ़ता है घटती है, लेकिन फिर जैसे ही जैसे एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा, जैसे पीएचडी कर रखी है, पीएचडी वाली तो घर नहीं बैठेगी, वो डॉक्टर लगा हुआ है, वो तो कहीं ना कहीं काम करेगी, ठीक है। तो एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है तो फिर वापस से वर्कफोर्स पार्टिसिपेंट बढ़ता है, तो इसलिए ये यू कर्व आता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग सा है ना कि बिल्कुल अनपढ़ भी काम कर रही है, पीएचडी वाली भी काम कर रही है, बीच वाली नहीं कर पा रही क्योंकि बीच वाली वो उनको काम नहीं करने दिया जा रहा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ग्राफ, अब इतनी रामायण में लिखूं बस एक छोटा सा ग्राफ बना दिया, एग्जामिनर समझ जाता है। एग्जामिनर प्रोफेसर होते हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खपाई होती है इन सब चीजों में। वो एनएसएसओ सर्वे भी पढ़ते हैं, वो अखबार भी पढ़ते हैं, वो इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ते हैं, वो पढ़ाते भी हैं हमारे जैसों को, तो ठीक है। आगे चलते हैं साहब बिना टाइम खराब के। वीसीएस एंड वर्चुअस साइकिल दो होते हैं। वीसीएस साइकिल्स मतलब कुचक्र, हिंदी करना भूल गया मैं, और वर्चुअस साइकिल मतलब सुचक्र। सुचक्र का मतलब होता है कि कोई एक चीज होने से सारी चीजें अच्छी होती जा रही है ना। और कुचक्र का मतलब एक भी चीज खराब होगी तो सारी चीजें फिर बुरी होती जा रही है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में बहुत काम का आता है। फॉर एग्जाम्पल कुचक्र हम पढ़ते हैं, लो इनकम है किसी की, जैसे गरीबी पे क्वेश्चन आ गया, पॉवर्टी पे क्वेश्चन आ गया कि पॉवर्टी के डिसएडवांटेज बताओ, और यदि आप ये वीसीएस साइकिल नहीं बना के आ रहे ना, आप पाप कर रहे हो। क्यों? क्योंकि देखो कितना अच्छे से छोटी से डायग्राम में सब कुछ समझ में आ जाएगा। लो इनकम है किसी की, लो इनकम है तो सेविंग कम होगी। भाई इनकम ही ज्यादा नहीं तो सेविंग कहां से होगी? वो तो सारा खर्च उसके रहने खाने पीने पे खत्म हो जाएगा। कोई आदमी महीने के सिर्फ 10,000 रुपये कमा रहा है, स्लम एरिया में रह रहा है, उसकी तो राशन पानी आ जाएगा 10,000 रुपये का, सेविंग नहीं कर पाएगा। सेविंग नहीं कर पाएगा तो कहीं इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, मतलब जितना कमा रहा है उतना ही खर्च कर रहा है। जब इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा तो कोई कैपिटल नहीं बनेगी, मतलब कोई उसके पास ना जमीन बनेगी कभी, ना कोई प्लॉट आएगा खुद का, ना कोई रेंट देने के लेने के लिए कोई दुकान आएगी, ना अपना खुद की गाड़ी आएगी, कुछ नहीं आएगा। वो तो किराए पे जीवन बिता देगा, किराए के मकान में जीवन बिता देगा, दूसरों की गाड़ी चलाते हुए मर जाएगा, दूसरों का ऑटो चलाते हुए मर जाएगा। लो फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, तो प्रोडक्टिविटी कम होगी। एक आदमी कितने साल तक फिर खुद घिस लेगा? 40 साल तक, 50 साल तक, कभी बीमार भी हो गया तो सेविंग तो है नहीं, और लो प्रोडक्टिव होगी तो इनकम लो होगी।
आदमी खुद घिसता 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 फिर धीरे धीरे और भी इनकम कम होती जाएगी एक उम्र के बाद। तो ये वीसीएस साइकिल है, ये कुचक्र है। फिर लो इनकम होगी तो लो सेविंग, बस ये कुचक्र है भाई साहब, ठीक है। सुचक्र क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सुचक्र बताता हूँ, वर्चुअस साइकिल है ना। कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ शुरू करते हैं। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गया साहब, टेक्नोलॉजी में एडवांस आ गए तो प्रोडक्टिविटी राइज होगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल रोबोट्स आ गए या फिर सप्लाई असेंबली चेन आ गई तो भयंकर कार्स बनने लगी। तो फिर क्या होगा, जैसे मान लो मारुति की कार्स भयंकर बनने लगे। मारुति क्यों बनाते हैं अपन, तो इंडिया की बनाते हैं। टाटा की कार भयंकर बनने लगी, ठीक है। तो वेल्थ इंक्रीज होगी, टाटा की भी होगी, टाटा की जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनकी होगी, टाटा में जो भी जॉब कर रहे हैं उनकी वेज भी राइज होगी, क्योंकि ज्यादा कार्य करेगी तो ज्यादा पैसा दे सकते हैं, वेज इंक्रीज होगी। वेज इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी। भाई किसी के हाथ में तनख्वाह आ रही तो डिमांड भी तो इंक्रीज होगी, उसको खर्च करेगा वो, तो डिमांड इंक्रीज होगी। और डिमांड इंक्रीज होगी तो टैक्स रेवेन्यू भी ज्यादा आएगा, वेज इंक्रीज होगी तो टैक्स रेवेन्यू ज्यादा आएगा, या फिर वेल्थ इंक्रीज होगी तो भी टैक्स रेवेन्यू ज्यादा आएगा। कुल मिला के सरकारी बात टैक्स ज्यादा लगेगा, और टैक्स ज्यादा लगेगा तो सरकार क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रिसर्च पे, इन पे पैसा खर्च करेगी, और रिसर्च पे पैसा खर्च करेगी तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट अपने आप आ जाएगा। ये क्या बन गया, सुचक्र बन गया, एक से दूसरी चीज अपने आप ही होती जा रही है, ठीक है। तो ये आप किसी भी चीज में यूज कर सकते हो, कुचक्र और सुचक्र, ठीक है। समझ में आ गया। और भी एग्जांपल में दे दूंगा आपको अपने जो सेशन में, कलम वाले में जो पेड मेंबर्स उनको और एग्जांपल दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक होता है तराजू, कभी भी दो चीजों को कंपेयर करना हो तो तराजू बना दो आप। फॉर एग्जांपल एथिकल डायलेमा है, एथिकल डायलेमा की डेफिनेशन क्या होती है कि दो सही चीजों के बीच में चुनना हो। एक गलत और एक सही के बीच में तो चुनना आसान है, सही को चुनेंगे, लेकिन दो सही चीजों के बीच में चुनाव करना हो तो फिर अपने को थोड़ी डिफिकल्टी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने यहां पे बना दिया, मान लो ये तराजू बना दिया। अब यहाँ पे वैल्यू 1 है, यहाँ पे वैल्यू 2 है, ये वैल्यू ज्यादा सही है या ये वैल्यू ज्यादा सही है या इक्वल है, ये इसे ही एथिकल डायलेमा बोलते हैं। ये डायग्राम बन गया साहब, तो एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा कि आपको सच में पता है कि वैल्यू 1 और वैल्यू 2 के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को चूज करने के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। ये हो गया साहब 3R मतलब रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, ये तो आप बताइए। तो ये मैंने दोनों स्लाइड्स में समरी बना दी है स्टैंडर्ड डायग्राम की, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर मैं पीडीएफ दे दूंगा कलम वालों को। तो ये निकलवा के चिपका लेना अपने उस पे दीवार पे, और इनको देखते रहना बार बार। जब भी टेस्ट सीरीज लिखो, आंसर लिखो, तो ये डायग्राम दिमाग में घूमने चाहिए कि यार इनमें से कोई बना सकता हूँ क्या मैं, समझ गए। अब आते टॉपिक स्पेसिफिक। अब तो बस थोड़ा सा लेक्चर बच गया, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस और रखो। यूजुअली मेरी वॉइस की क्वालिटी सही है, इसके लिए पंखा बंद करके रखता हूँ और मैं पूरा पसीने पसीने हो जाता हूँ, टी शर्ट चेंज करनी पड़ती है। बट ठीक है, अभी रिसोर्सेज उतने हैं नहीं मेरे पास कि अच्छा माइक और वो सब, वो तो काम चला रहा हूँ जैसे भी करके। अल्टीमेटली डिलीवरी होनी चाहिए, आप तक बात पहुंचनी चाहिए, आप अच्छा करना चाहिए एग्जाम में, ठीक है, आपके फायदे। और मैं कोई संत महात्मा नहीं हूं, मैं बार बार बोलता हूं, आई एम ए वेरी सेल्फिश मैन, आई नो वेरी वेल दैट इफ यू सक्सीड देन ओनली आई कैन सक्सीड। सीधी सी बात है, तुम रैंक लाओगे, आप लोग रैंक लाओगे, तभी मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं। आगे चलते हैं साहब, टॉपिक स्पेसिफिक डायग्राम किसे बोलते हैं। ये वो डायग्राम है जो उस टॉपिक की डिमांड को फुलफिल करते हैं। फॉर एग्जांपल अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो वहां पे तो सीधा सीधा अपने को अपने नोट्स में पढ़े होंगे ये डायग्राम, ठीक है, आपके कोई भी कोचिंग के नोट्स में। फॉर एग्जांपल अब आपको बना क्या है ना ये सब, जैसे फॉर एग्जांपल पिछली बार कार्बन के एलोट्रोप का क्वेश्चन आ गया था। अब सारी रामायण लिखेंगे लेकिन कार्बन की स्ट्रक्चर नहीं बना के आएंगे, तो थोड़ा सा यार नोट्स में बना हुआ है कि कार्बन में जो S1 होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर इसमें आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसीलिए वो 4 से बॉन्डिंग करता है। तो ये डायग्राम बना के वो अच्छा लगेगा केमिस्ट्री वाले प्रोफेसर को, क्योंकि वो 100 कॉपियों में ये वाला डायग्राम 1 कॉपी में देखेगा। और यही गेम होता है, मेंस इज ऑल अबाउट रिलेटिवनेस, कि आपकी कॉपी बाकी जो आसपास की कॉपी आ रही है उनसे कितनी अच्छी है, ठीक है। एब्सोल्यूट नहीं होता मेंस का गेम, वो उनको 6 मार्क दे रहे हैं तो आपको अपने आप ही 8 मार्क छूटेंगे उसके हाथ से। जैसे अपने पादप और उसके अंग, वो है अपने प्लांट एंड इट्स पार्ट्स। तो ये वाला डायग्राम बना क्या हो, क्योंकि ये तो आपके नोट्स में भी होगा, स्टिग्मा क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, सेपल क्या होता है, ओवरी क्या होता है, जो भी है ना, फिलामेंट क्या होता है, ये सब, ठीक है। उसके अलावा जैसे डबल एंट्री सिस्टम, मैंने क्या किया, सारे का एक एक उठा लिया मैंने। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैंने ये 3 एग्जांपल दे दिए। साइंस में ये दोनों हो गए, तो सॉरी तीनों ही साइंस के हो गए, ये तो हो गया बायोलॉजी का, ये हो गया केमिस्ट्री का, और ये भी बायोलॉजी का हो गया। डबल एंट्री सिस्टम, जैसे छोटे सब्जेक्ट में डायग्राम होते हैं, बिल्कुल जैसे मैं इस बार डबल एंट्री सिस्टम पे क्वेश्चन आया तो मैं प्रॉपर कैलकुलेशन करके आया था वहाँ पे। मैं अपनी कॉपी दिखाऊंगा यदि मुझे मौका मिलता है तो। मैं हालांकि मैं टेबल नहीं बना के आया, इन 1.5 सालों में आपको सिखाते सिखाते मैं भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता हूँ कि काश यार मैं खुद अपने आप को पहले पढ़ा लेता, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कवर मैंने की है कि मैं टेबल बना के आता तो कितना इफेक्टिव होता। डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है मैं पढ़ाऊँ क्या, अभी बाद में पढ़ाएंगे, चलो ठीक है। कुछ नहीं यार, आप जैसे ए लिमिटेड ने
परचेज किया $2500 का सामान बी से, तो बी से परचेज किया मतलब बी को पैसे दिए, तो डबल एंट्री सिस्टम में हम हमेशा दोनों लिखते हैं, डेबिट और क्रेडिट, किसके खाते से जा रहा है किसके खाते में आ रहा है, ताकि गलती के चांस कम हो, बस यही होता है। तो बी लिमिटेड के खाते में तो पैसा आ रहा है क्योंकि उसने सामान बेचा है, और ए लिमिटेड के खाते से जाएगा क्योंकि उसने सामान खरीदा है, बस ये डबल एंट्री सिस्टम होता है। आप टेबल फॉर्म में आप बना के आओगे, देखो कितना इफेक्टिव होगा। ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में क्वेश्चन आ गया, ये अरावली पर्वत बना दिया आपने और इस तरीके से कर दिया, ये भी एक डायग्राम होता है। ये टॉपिक स्पेसिफिक डायग्राम है। सांची का स्तूप, जैसे मेरे नोट्स में सांची का स्तूप बना हुआ है, मैंने सॉरी मैं डायग्राम डालना भूल गया। अब कुछ नहीं यार, सांची के स्तूप पे क्वेश्चन आ गया तो आपने क्या किया, फटाफट से ये अंडा बना दिया, इसको बोलते हैं अंडा, अंडा इसको बोलते हैं हर्मिका, है ना, इसको बोलते हैं ऊपर छतरी, ठीक है। यहाँ पे 2 तोरण बना दो, बस इतना ही करना है, ज्यादा पेंटिंग नहीं करनी, ये तोरण हो गया। यहाँ पे आपने बना दिया प्रदक्षिणा पाता, मतलब जैसे अपने अपने यदि आप मंदिर वगैरह जाते हो तो मंदिर में होता है ना, भगवान की मूर्ति के चारों तरफ आप वो क्या बोलते हैं यार, उसका नाम भूल गया, चक्कर काट लेते हो ना, पीछे से अंधेरी सी गली होती है, वो वैसे प्रदक्षिणा पाता है, मतलब आप पाथ मतलब वही रास्ता, तो प्रदक्षिणा पाता 2 होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे वाला होता है। तो बस ये इस तरीके के 4 सिमेट्रिक डायग्राम बन गया, हो गया आपका 1 नंबर का काम, ठीक है। ज्योग्राफी तो भर भर के बना सकते हो, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ अपने सिलेबस में, तो ये वाला डायग्राम आपको बताइए, सियाल से मानीफे क्रस्ट मेंटल क्रस्ट वाला, और ये जैसे आपको सोइल की हेल्थ, सोइल बताना है या फिर रेन बतानी है, जो भी बतानी है आप आपके सबके नोट्स में होते हैं, लेकिन ये आप वहाँ पे नहीं डालते, तो वो डालो आप वहाँ पे। जैसे मेरे नोट्स में क्या है, फोल्ट माउंटेन कौन से होते हैं, ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं, किस तरीके से फोल्ट लाइन बनती है, नेपे कैसे बनते हैं, ओवर फोल्डिंग, सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन, ये सब ज्योग्राफी के जब आपके नोट्स में होते हैं तो आपके उसमें अपने आप ही जाएंगे। जैसे यूनिटी ऑफ कमांड अपने मैनेजमेंट में है, आदेश की एकता, अब आपने उसको कितना ब्यूटीफुली डायग्राम में कन्वर्ट करके आगे कि यूनिटी ऑफ कमांड ये है ये नहीं है, आप एग्जाम में लिख के आगे कि एक बंदा मतलब किसी के सिर्फ एक ही मैनेजर है, सबऑर्डिनेट के एक से ज्यादा मैनेजर नहीं है, तो यूनिटी ऑफ कमांड होगी, आदेश की एकता। जैसे ये सबऑर्डिनेट है S1 S2 S3, S1 का बॉस कौन है, M1 है, S2 का भी M1 है, S3 का भी M1 है, लेकिन S1 की क्या एक से ज्यादा बॉस है, नहीं है, लेकिन यहाँ पे S1 के एक से ज्यादा बॉस है, M1 और M2, तो ये यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि M1 की बात सुनूं या M2 की बात सुनूं, तो अब आपने देखो कितना ब्यूटीफुली डायग्राम की मदद से बना दिया। एग्जाम में क्या करना है, कुछ नहीं करना यार, एग्जाम में लिया यहाँ पे ये तो यूनिटी ऑफ कमांड है, और एग्जाम में लिया ये बस, ये यूनिटी ऑफ कमांड नहीं है, और भी इधर आगे बना दो, बस बस खत्म, समझ में आ जाएगा, वो प्रोफेसर को समझ में आ जाएगा। यू स्पोर्ट्स एंड योगा में अपना ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, मतलब जो छोटे बच्चों में मुड़ जाती है हड्डी, तो बस कुछ नहीं, हड्डी का डायग्राम बना दो ऐसे। अब बना दो कि जब एक्सियल फोर्स लगता है तो बकल फ्रैक्चर होता है, एक्सियल एक्सिस के अलोंग, और जब टॉर्क लगता है, टेंजेंशियल फोर्स लगता है, तो ये मुड़ जाती है ऐसे, ठीक है, उसे बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, उसको हिंदी में भी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ही बोलते हैं। हो गया अपना डायग्राम से काम, इस तरीके से आप बना सकते हो। जैसे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने ये डायग्राम बना दिया कि सबसे अंदर तो फिजिकल इंटेलिजेंस है, फिर मेंटल, फिर इमोशनल, फिर स्पिरिचुअल, मतलब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस में सारी टाइप की इंटेलिजेंस आ गई, ये डायग्राम ये बोलना चाह रहा है। इस डायग्राम में भी इंफॉर्मेशन है, निहित है कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का मतलब उसके अंदर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल सब आ गई। फिजिकल इंटेलिजेंस तो बहुत छोटा लेवल है, उससे ऊपर मेंटल इंटेलिजेंस, उससे इमोशनल है, फिर स्पिरिचुअल है, आगे सब डायग्राम। क्या पॉलिटी वगैरह बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं, कभी कभी इच्छा हुई तो। जैसे मिनर्वा मिल केस है, मिनर्वा मिल केस बोलता है कि FR और DPSP में बैलेंस होना चाहिए, तो आपने तराजू बना दी फटाफट से एग्जाम में, कुछ नहीं करना, ये तराजू बन गई साहब, FR DPSP बैलेंस मिनर्वा मिल केस, ठीक है। ये क्या हो गया, नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन। बताओ कौन सा प्लानिंग कमीशन और कौन सा नीति आयोग है? ये तो साहब नीति आयोग है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज अप्रोच है, ये प्लानिंग कमीशन है। मतलब एक बॉडी है जो सबको कंट्रोल कर रही है, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो। लेकिन नीति आयोग में ऐसा नहीं होता, एक सेंटर है, सेंटर के अंदर फिर बहुत सारे स्टेट्स है, स्टेट्स के अंदर डिसेंट्रलाइज अप्रोच है। हो गया साहब, ठीक है। इकोनॉमिक कर्व्स, इकोनॉमिक प्रोफेसर्स को मतलब ऐसे ना मजा आ जाता है ग्राफ्स देख के। मैंने आपको इकोनॉमिक्स में 3 ग्राफ पढ़ाए थे, लाफर कर्व, फिलिप कर्व और लोरेंज कर्व। अपने सिलेबस में भी इनइक्वालिटी है, तो जब भी इनइक्वालिटी की बात आए तो हम लोरेंज कर्व बना देंगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैंने वहां पे दिया हुआ है, आप अच्छे से देख लेना। फिलिप कर्व क्या होता है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन घटता है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, या फिर ऐसे बोल दे कि जैसे जैसे अनएम्प्लॉयमेंट घटता है इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि मैंने समझाया था ना, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा मतलब लोगों के पास जॉब होगी,
अनएम्प्लॉयमेंट घट रहा है मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, मतलब लोगों के पास जॉब होगी तो पैसा होगा, पैसा होगा तो डिमांड बढ़ेगी, पैसा खर्च करेंगे लोग, और डिमांड बढ़ेगी किसी भी चीज़ की तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उस चीज़ की कीमत बढ़ेगी। तो बस ये हो गया, ठीक है। लाफरकर क्या बोलता है कि टैक्स कलेक्शन के लिए जब हम रेट बहुत कम कर देंगे तो टैक्स कलेक्ट कम होगा। मान लो 0% ही रेट कर दी तो, है ना, हम 100% टैक्स कलेक्शन की रेट कर देंगे कि जितना कमाए उतना ही गवर्नमेंट को दे दो, तो कोई कमाना ही बंद कर देगा, क्यों गवर्नमेंट के लिए घिसेंगे, तो भी टैक्स कलेक्शन 0 होगा। तो बीच में कोई एक ऐसी रेट आती है, मान लो 20% 30%, जहां पे टैक्स कलेक्शन मैक्सिमम होता है, तो ये लाफरकर हो गया। ये इकोनॉमिक्स की चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, मैं तो बस इतना बता रहा हूं कि इस तरीके से डायग्राम का यूज करके आ सकते हो आप, ठीक है। ये क्या है, ये टॉपिक स्पेसिफिक है। अब मैं 2-3 चीजें बता देता हूं आपको। अति सर्वत्र वर्ज्यते, कभी कभी बच्चे ना ज्यादा अति कर देते हैं डायग्राम में, नहीं, अति नहीं करनी। जैसे फॉर एग्जांपल अर्जुनास्पिनेस में एक ने डायग्राम बना दिया सफलता और कठोर तपस्या कठोर तपस्या करेंगे तो सफलता होगी, नहीं भाई इतना नहीं करना। अर्जुन की तपस्या के बारे में क्वेश्चन था ही नहीं, वो तो अर्जुनास्पिनेस स्कल्पचर का नाम था, ये नहीं करना है, ठीक है। डायग्राम इज टू सेव टाइम। अब जैसे आपने हायरार्की बनाई, हायरार्की बना के आप लिख दो यहाँ पे कि रोटी कपड़ा मकान, दूसरे में सिक्योरिटी जॉब वगैरह, तीसरे में लव, और चौथे में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ पे ये सब मत करो, ये जो किया है ना इन्होंने, इससे टाइम खराब होगा, इतना टाइम नहीं होता। डायग्राम का पर्पज टाइम सेव करना होता है। ये लाइनें बना दी फिर ये बना दी, कोई जरूरत नहीं थी इनकी, ठीक है। आगे चलते हैं। डायग्राम का एसेंस चेंज नहीं होना चाहिए। वीसीएस और वर्चुअस साइकिल की एक खुद की भूमिका है। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बनाने का कोशिश किया साइकिल, लेकिन ये गलत है। इन्होंने क्या किया, इसी को जो है ना कि शारीरिक सबसे पहले शारीरिक नीड होती है, एचएस मेस्लो हायरार्की को इन्होंने ऐसे बताना शुरू किया, ये गलत है। वो तो हायरार्की है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऊपर है, शारीरिक, फिर सुरक्षात्मक, फिर सामाजिक, फिर स्वाभिमान, फिर आत्मविकास। आत्मविकास के बाद में शारीरिक कहां से आ गई, आत्मविकास के बाद में तो मोक्ष है, ऊपर है, फिर तो स्वर्ग है, उसके बाद में शारीरिक थोड़ा आती है, तो गलत है डायग्राम। तो एसेंस चेंज नहीं होना चाहिए डायग्राम का, समझ रहे हो आप। एक बार मैसेज में कमेंट में लिख के बताओ कि समझ रहे हो गए ये चीजें यार, ठीक है, नहीं तो मैं आपको सेशन में अच्छे से समझा दूंगा। होमवर्क क्या है आपका, सबसे पहले तो आपको अंडरलाइन करना है, जो रूल नंबर 2 है ना, उसमें हम क्या करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पिछले वाले रूल्स को भी लेते जाएंगे। तो सबसे पहले अंडरलाइन करना है, ठीक है, सवाल समझ गए। अब आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है कि उसमें कितने टाइप के डायग्राम बना सकते हो उस क्वेश्चन में, जो आपको होमवर्क में दिया हुआ है। सेशन में मैं लाइव करवाऊंगा आपको, आप राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड का मैप बनाना सीख लेना, 2-3 घंटे दे लेना, डेली बनाना है फिर उसको अपने को। लेकिन कल सेशन में मैं लाइव बनवाऊंगा, और जो नहीं बना पाया उसको मैं ग्रुप से एग्जिट कर दूंगा, ठीक है, मजाक कर रहा हूं, लेकिन बना लेना यार प्लीज, ठीक है। आगे चलते हैं। तो 1 और 2 रूल हो गए। अब आगे मैं देखता हूं, आपकी डिमांड है कि न्यूज़पेपर वाला रूल पहले ले लेते हैं, रूल नंबर 10, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा न्यूज़पेपर वाला पहले लूँ, फिर अपन 2 और 5 मार्कर वाला ले लेंगे, ठीक है। जनता जनार्दन है भाई, जैसा आपको फायदा हो रहा है वैसा कर लेंगे हम, तो क्या है उसमें, ठीक है। अच्छा, जो लोग कलम में इनरोल नहीं हो पाए, आप वीडियो तो देख रहे हो यूट्यूब पे, लेकिन आपको सेशन लेने हैं, आपको होमवर्क करने हैं, वो ये गूगल फॉर्म का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यूट्यूब के में, वो भर दो आप। जैसे ही 100 लोग होंगे, अभी 60 लोग के आसपास हो गए, 100 लोग होंगे, अपन कोर्स लॉन्च कर देंगे, है ना। और इनके पीछे पीछे चल लेंगे कलम 1.0 वालों के पीछे पीछे। और टेलीग्राम पे चले जाना आप, यहाँ पे कोई ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेरी तो लेट्स कनेक्टेड पे आप मैसेज कर सकते हो। कर बोला तो बोला, थैंक यू सो मच। मैं नहीं बोलूंगा लाइक करने के लिए, अब मैं क्या ही बोलूँ लाइक करने के लिए, बिल्कुल लाइक मत करना, अच्छा लगे तो भी लाइक मत करना, ठीक है, यही उल्टा ही बोलूंगा। आप क्या करो, आप लाइक वाइक करते नहीं, लाइक कर देते हो लेकिन कमेंट नहीं करते। कमेंट में आप डाउट्स पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, और सब्सक्राइब कर दो इसको, ठीक है, बहुत हेल्प होने वाली है आपकी RS मेंस में, ठीक है। थैंक यू सो मच इतनी देर झेलने के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।